तो बेटा ये सहर्ष स्वीकारा वाला चैप्टर है। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 2 दिन हो गए, कल क्लास हो नहीं पाई थी सही ढंग से, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए जो है मैं आज आपको ये जो है पूरा लगभग सोच रहा हूँ कि हो जाए। ठीक है ना। तो ये सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये कविता लिखी है। वो जो है अपने जीवन में जो कुछ उसकी यादें हैं, उसका कोई प्रिय है जिसकी यादें उसके जीवन में बनी हुई हैं, उन यादों के सहारे वो जो है उन खट्टे मीठे अनुभवों के सहारे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। फिर कई बार जो है अपनी प्रिय को भूलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। इसके लिए कभी कभी वो ये सोचता है कि वो गरीब था, लेकिन उसके प्रिय को जो है वो उसकी गरीबी भी बहुत प्यारी थी, इसलिए जो है उसे अपनी गरीबी पे भी गर्व था। वो बोलता था कि मैं आज जो भी हूँ, जिस हालत में भी हूँ, वो जो है वो सारा जिम्मेदारी जो है तुम्हारी है। अपनी प्रिया को ये कहता है, वो सब कुछ तुम्हारी ही देन है। मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और तुम्हारी यादें ही मेरी जो है सच्ची संपत्ति है। कभी कभी भूलने की कोशिश भी करता है। कभी कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना तुम मुझे ज़्यादा याद आती हो। कैसे? कि जिस तरह से जो है तक एक झरना होता है, झरना हमेशा बेटा 12 महीने झरना बहता रहता है। झरना बहता है तो उसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। तो कभी भी अपनी प्रिया से ये कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे प्रेम को जितना भी अपने मन से निकालने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं तुम्हारे प्रेम को अपने मन से निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह बढ़ता जाता है, उतना ही यह बढ़ता जाता है। कारण क्या है कि जिस तरह से जो है अपने मन से जो है झरने का पानी जो है लगातार चलता रहता है, उस खाली नहीं हो सकता, उसी तरह से तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे मन से कभी खाली नहीं हो सकता। तो कभी ये कहना चाहता है कि मैं जो है तुम मुझे दंड दो अगर मैं कभी तुम्हें भूलने की कोशिश भी करूं। भूलना भी चाहता है, वो इसलिए भूलना चाहता है कि ताकि उसे जो है उसके जो प्रिय की यादें हैं वो उसे कमजोर ना बना दे। ठीक है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम की भावना को अपने हृदय से जितना निकालना चाहता हूँ, उतना अधिक वह बार बार मेरे हृदय में भर जाती है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मन के भीतर मीठे पानी का एक झरना है, और मेरे झरने मेरा प्रेम जो है उस झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं हो रहा। तो इसी तरह से कवि, अब इसमें क्वेश्चन था बेटा कि कवि ने जीवन में सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है। क्वेश्चन आया आपके पास। तो उसने ये कहा कि कवि ने जो है अपने जीवन में अच्छे बुरे को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि उसकी जो प्रिय थी, उसको जो है उसकी हर अच्छी और बुरी उपलब्धि, चाहे वो गरीब था चाहे वो अमीर था, वो उसकी प्रिय को पसंद था। इसलिए जो है उसने अपने जीवन में सब कुछ सही ढंग से वो उसी तरह से स्वीकार खुशी खुशी जो है स्वीकार किया है। दूसरी बात इस पे जो है कवि कह रहा है, कवि के जीवन में गर्व करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें आंसर है गर्बीली गरीबी वाली बात आई थी, क्योंकि उसको कभी ये कहता है कि मेरी जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। अपनी प्रेमिका से ये कहता है कि जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। वो इसलिए क्योंकि वो सब तुम्हें प्यारा है। मैं चाहे अमीर था चाहे गरीब था, तुम्हें जो है जो पसंद था जो मेरे पास था, इसलिए जो है मैं भले ही गरीब हूँ तो वो जो है अपनी गरीबी पे भी गर्व करता है। तो ये कहता है कवि के पास गर्वीली गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव और अंतर्मन के भाव की सरता गर्व करने योग्य चीजें हैं। उसके पास और तो कुछ है नहीं, धन दौलत तो कवि के पास कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास जो है उसके जीवन के जो भी अनुभव है, जो भी उसने जो है खट्टे मीठे अच्छे बुरे जो भी अनुभव उसके जीवन में है, वो कवि के पास गर्व करने योग्य। ठीक है बेटा।
कवि के पास कौन सी मौलिकता है जिस पर उसे गर्व है? तो कवि के पास अपनी आंतरिक अनुभूतियां हैं, जो उसके अनुभव है, विचारों की समृद्धि है, जो उसके विचार हैं, और गर्वीली गरीबी की मौलिकता, जिस पे उसे गर्व है। उसे अपनी गरीबी पे भी गर्व है, अपने विचारों पे भी गर्व है, क्योंकि उसके विचार बहुत अच्छे हैं, और अपनी अनुभूतियां, जो उसके अंदर के जो अनुभव हैं, उस पे कवि को गर्व है। तो फिर अगला है, कवि अपने प्रियतम को किस बात का श्रेय देता है? किस बात का श्रेय देता है? प्रत्येक उपलब्धि के लिए, ठीक है, चाहे उसके गरीबी, क्योंकि वो उसकी गरीबी पे भी गर्व करती थी, उसके मौलिक अनुभवों, विचारों, उसकी प्रिया, उसके अवगुणों को भी सहर्ष स्वीकार करती थी, चाहे उसके अंदर गुण रहे हो, चाहे अवगुण रहे हो। उसकी जो प्रिया थी, उसने उसे हर रूप में जो है उसको स्वीकार किया। इसीलिए जो है कवि को अपनी हर बात का श्रेय जो है अपनी प्रियतमा को देता है। क्यों? वो ये कहता है कि वो आज जो भी है उसकी वजह सिर्फ उसकी प्रिया है। जो भी आज उसके पास है, भले अच्छा है, बुरा है, खट्टा मीठा, जो भी अनुभव है, जो भी उसके जीवन में है, उसकी वजह कौन है? उसकी प्रिया है, जो अभी उसके पास नहीं है, उससे दूर है। फिर कवि के दिल में कैसा झरना है? प्रश्न भी आ सकता है कि मेरे दिल में बोला कि एक ऐसा सोता फूट गया है मीठे पानी का, जो कभी खत्म नहीं होता। तो कवि के जीव मन में जो है कैसा सोता है? कवि के मन में जो है कैसा झरना है? कवि के मन में जो है, वो कवि कहता है कि उसके हृदय में जितना प्रेम स्रावित करता है, उतना ही हृदय प्रेम से उतना ही भर आता है। कवि ने यह कहा है कि जितना जो है अपने मन से जो है वो उसके अपनी प्रिया के प्रेम को निकालना चाहता है, उतना ही जो है वो भर जाता है। इसलिए उसे लगता है कि उसके हृदय में प्रेम का कभी न रुकने वाला झरना, यानी कि ऐसा झरना जो 12 महीने लगातार बहता रहता है, वो जो है बह रहा है। इसलिए जो है उसने उसे प्रेम रूपी झरने का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मीठे पानी का सोता किसे कहा गया है? तो मीठे पानी का सोता, जो उसके मन में अपनी प्रिया के लिए प्रेम उमड़ता है, जो प्रेम कवि के मन में अपनी प्रिया के लिए उमड़ता है, पानी का मीठा स्रोता कहा गया है। ठीक है बेटा। फिर अगला आता है आपके पास कि प्रिया को भूल जाने का दुख किसके समान होगा? माना कवि ने यह भी कहा था कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। अगर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कभी भूल जाने की सोचूं भी, तो मुझे दंड दो, अगर जो है मैं कभी तुम्हें भूल जाने की बात सोचूं भी। अगर मैं तुम्हें भूल जाने की बात सोचता हूं, तो तुम मुझे दंडित करो, ताकि मेरे मन में ये दोबारा बात ना आए। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिया को भूल जाने का दुख किसके समान होगा? प्रिया को भूल जाने का दुख एक उसके मन में जो है एक गहरे अंधेरे के समान होगा। जिस दक्षिणी ध्रुव पे जो है हमेशा अंधकार रहता है, 6 महीने अंधकार रहता है, उसी तरह अगर कवि जो है अपने प्रेमी के प्रेम को भूलने की बात करता है, तो उसके मन में भी क्या हो जाएगा? वही दक्षिणी ध्रुव के समान अंधकार पैदा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कवि के लिए असहनीय क्या है? मतलब वो क्या सहन नहीं कर सकता? तो कवि जो है अपना कवि के लिए जो है उसकी प्रिया का जो प्रेम है, उससे जो दूरी है, उससे जो बिछड़ने का दुख है, वो कवि के लिए बिल्कुल असहनीय है। बिल्कुल जो है उसके मन को अतः पीड़ा पहुंचाता है। तो इस तरह से हाँ, फिर अगला आ सकता है कि कवि के जीवन में दंड पाने की कामना क्यों करता है? कवि अपने जीवन में दंड पाने की कामना इसलिए करता है कि ताकि वह जो है अपनी प्रिया के बिना अकेला जीना सीख सके। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रियतमा है, उसके प्रेम ने क्या कर दिया, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसके मन को कमजोर कर दिया है। उसको जो है उसकी जो हिम्मत थी उसको
कम कर दिया, क्योंकि उसको उसके खोने का डर जो है ज्यादा बना हुआ रहता है, इसलिए जो है वो दंड पाने की कामना करता है। फिर उस कवि के जीवन में उसकी प्रिया का क्या स्थान है? सबसे बड़ा स्थान है। पहले बोल चुका है कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी देन है, क्योंकि तुम्हें वो सब पसंद था। चाहे मैं अच्छा था, मेरी अच्छाइयाँ थी, मेरी बुराइयाँ थी, चाहे मेरी कमजोरी थी, अमीरी थी, गरीबी थी, क्योंकि वो तुम्हें पसंद थी। इसलिए जो है कवि के जीवन में उसकी प्रिया का जो स्थान है, उसकी जो प्रेमिका है, प्रियतमा है, उसका स्थान सर्वोपरि है। और उसे विश्वास है कि वियोग की स्थिति में भी जो है उसे अपनी प्रिय के प्रेम का ही सहारा प्राप्त होगा। ठीक। अगला है बेटा, कवि के जीवन में के प्रत्येक कवि जो है जीवन के प्रत्येक सुख दुख को क्यों सहर्ष स्वीकार करता है? मतलब जो भी उसके जीवन के दुख हैं उसको जो है खुशी खुशी वो क्यों स्वीकार करता है? वो उसके लिए जो है, क्योंकि उसे जो है प्रत्येक सुख और दुख में वो कभी जो है सारे संसार के सुख और दुख को इसलिए अपने जीवन के अनुभवों के सुख और दुख को जो है इसीलिए खुशी खुशी, सहर्ष माने खुशी खुशी, खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें जो है प्रत्येक सुख और दुख में जो है अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रिया का जो प्रेम है वो घुला हुआ प्रतीत होता है। इसलिए जो है उसने सुख और दुख को सहर्ष स्वीकार करने की बात कही है। ठीक है। फिर है, कवि को डर क्यों महसूस होता है? कवि क्या होता है, कवि डरता भी है। कवि को इसलिए डरता है क्योंकि भविष्य को देख करके जो है उसके मन में डर लगता है कि कहीं उसकी प्रेमिका का प्रेम उसके प्रेम से दूर ना हो जाए, और साथ में इस बात का भी डर रहता है कि कहीं वो जो है उसको कमजोर ना बना दे। ठीक। अब है बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ये जो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर होंगे। टिप्पणी कीजिए कि गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल, इन पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने हैं, मतलब 4-4 लाइनें लिखनी होती है। तो गर्वीली गरीबी सबसे पहला है। गर्वीली गरीबी ये कह रहा है कि कवि के पास जो है अपना कुछ नहीं है, और जो कुछ है उसे उसकी प्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ होने पर भी अपना कुछ नहीं है, और अपनी तो निर्धनता है, लेकिन इस निर्धनता पे भी जो है कवि को कोई दुख नहीं है, बल्कि उसे इस निर्धनता पे गर्व है, क्योंकि इस निर्धनता में उसकी प्रिया का प्रेम घुला हुआ है। क्योंकि उसकी प्रिया को जो है उसकी गरीबी भी स्वीकार थी, उसकी प्रिया ने उसको उसकी गरीबी में भी स्वीकार किया। ये नहीं देखा कि ये अमीर है, ये गरीब है, नहीं, वो जिस हाल में भी था उसको स्वीकार किया। इसलिए जो है कवि को अपनी गरीबी गर्वी नहीं लगती है, वो अपनी गरीबी पे भी गर्व करता है कि क्या हुआ कि मेरे पास अगर इतने अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो है मेरी जो प्रिया है उसका असीम प्रेम है, और उसने मुझे हमेशा इसी रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरा आता है इसमें, भीतर की सरिता। सरिता बोलते हैं नदी के लिए। भीतर यानी कि उसके मन के भीतर जो प्रेम रूपी नदी है उसके लिए जो है यहाँ पर भीतर की सरिता का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार एक झरने में 12 महीने बहने वाले झरने में लगातार पानी बहता रहता है और वो कभी खाली नहीं होता, हम चाहे उसे कितना ही जग या बाल्टियों से उड़ेल देंगे वो कभी खाली नहीं होता है। उसी तरह से जो है कवि के मन में जितना वो जो है अपनी प्रिया को भुलाने की कोशिश करता है, जितना उसके प्रेम को अपने मन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसी उतना ही जो है उसके मन में उसका प्रेम बढ़ता चला जाता है। ठीक है बेटा। फिर है बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि जो है अपने अपने भाव अपनों को प्रसन्न रखता है और अपनों के द्वारा अपनों को मन लगाने का प्रयास सदैव होता है। इस प्रकार के प्रयासों से आत्मा की संतुष्टि होती है। कवि जो है जो भी उसके जीवन में है उससे संतुष्ट है, और वो कहता है कि मेरे जीवन में जो भी है उसमें मेरी प्रिया की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो है वो अपने जीवन के कड़वे और मीठे सुख और दुख सभी तरह के अनुभव से अपने आप को संतुष्ट मानता है। फिर है ममता के बादल। ममता के बादल तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन की प्रक्रिया बादलों की तरह है। जैसे जैसे बादल अपना
रूप बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ममता की भावना में परिवर्तन होता रहता है। ममता यानी कि जो प्रेम की भावना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो